हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इन सारे टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने कवर कर लिया है। आज हमें जो टॉपिक को कवर करना है जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामर को मतलब कि प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे किन किन टूल्स का रिक्वायरमेंट या ज़रूरत पड़ता है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो इससे पिछला वीडियो में हमने इसके कंपोनेंट्स को जाना था कि एक्चुअल में पीपीएस किन-किन मतलब कि कंपोनेंट्स से मिलके बना है। देखिए, कंपोनेंट्स और टूल्स में थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं थोड़ा-सा इसको आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कंपोनेंट्स मतलब होता है कि एक्चुअल में कोई चीज़ किससे मिलके बना है, और टूल्स मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पे आपको कौन-कौन से टूल्स, इक्विपमेंट्स या हथियार का रिक्वायरमेंट होगा, उसको हम लोग मतलब कि टूल्स बोल रहे हैं। जैसे कि एक रियल वर्ल्ड का एग्ज़ाम्पल से आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि एक कार का जो रिपेयर करने वाला जो मैकेनिक्स होता है, उसको देखिएगा, उसके सामने जब एक प्रॉब्लम आता है कि कार को ठीक करना है, तो कार को ठीक करने के टाइम में एक्चुअल में देखिएगा वो बहुत सारे टूल्स का यूज़ करता है, छोटे-छोटे हथियार का यूज़ करता है। बहुत सारे अ, मतलब उसके पास देखिएगा मतलब कि मैकेनिक्स के पास बहुत सारे हथियार्स होते हैं, उससे वो मतलब कि जो भी मतलब कि रिपेयरिंग का काम है वो कर पाते हैं। तो सेम उसी टाइप से बोल सकते हैं कि टूल्स एक अलग चीज़ है और कार एक्चुअल में जिससे बना है जिन बहुत सारे पार्ट्स से, तो वो उसके कंपोनेंट्स हो गए। तो कंपोनेंट्स एक अलग चीज़ है और टूल्स एंड टेक्निक्स एक अलग चीज़ है। तो हम लोग आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब जानते हैं कि एक्चुअल में एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको कौन-कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरत पड़ेगा प्रोग्रामिंग करने के टाइम में। देखिए, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है कि एक प्रोग्रामर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो उस टाइम पे देखिए यहाँ पे आपको इन सारे टूल्स का आपको मतलब कि ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके आप एक एफ़िशिएंट या इफ़ेक्टिव तरीक़ा से आप प्रोग्रामिंग कर पाइएगा। तो देयर आर फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पीपीएस को जब आप डील करिएगा, तो उस टाइम पे आपको इन सारे टूल्स के बारे में बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, सो दैट कि कल के डेट में आप एक अच्छा मतलब कि प्रोग्रामर या अच्छा प्रोग्रामिंग आप कर पाइएगा, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करिएगा तो डेफ़िनेटली आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए कि आपको किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर कोडिंग करना है, तो सीधी-सी बात है, सबसे पहला टूल्स का ज़रूरत आपको पड़ने वाला है, उसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको सी, जावा, पाइथन, पीएचपी, एचटीएमएल, चाहे कोई सा भी लैंग्वेज जिस पे आपका अच्छा कमांड है वो आपको आना चाहिए। फिर आपको एक आईडीई का भी ज़रूरत पड़ेगा। आईडीई मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें एक प्रोग्रामर कोडिंग करता है, मतलब कोड को राइट करता है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा इंटरफ़ेस जिसमें हम लोग कोड को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो उसी को हम लोग आईडीई बोल रहे हैं। जैसे आईडीई में आपका हो गया टर्बो सी प्लस प्लस हो गया, जुपिटर हो गया, कोलैब हो गया, वीएस कोड हो गया। तो इन सारे जगहों पे जाके हम लोग मतलब कि कोड को लिखते हैं। फिर आपका वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम हो गया, या मतलब कि ये मैनेजमेंट के लिए, मैनेज के लिए यूज़ किया जाता है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, क्योंकि आपने जो कोड करा है ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कि सही हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकता है। तो उसको हम लोग अपने एंड पे पहले टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज़ हैं, जिसको हम लोग यूज़ करके मतलब कि अपने कोड को मतलब कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके फंक्शनैलिटीज़ को हम लोग चेक करने का कोशिश करते हैं। फिर 5th पॉइंट में देखिए, हमारे पास डिबगिंग टूल्स हैं। डी मतलब बग मतलब एरर होता है, तो एक्चुअल में आपने जो कोडिंग करा है, उस कोडिंग में अगर कोई इसी टाइप का एरर है, तो इस एरर को भी हम लोग मतलब कि अपने एंड पे पहले हटा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तब जाके अपने जो क्लाइंट है उसको हम लोग हैंड ओवर करते हैं। तो उसको भी मतलब कि जो एरर्स है उसको हटाने के लिए, उसको मतलब ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, उसको हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे। फिर डीबीएमएस का भी आपको रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आपको आप जो मान चलिए कि वेबसाइट से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट में अगर कोई यूज़र किसी भी टाइप का क्वेरी सबमिट करता है या तो कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करता है, तो उसमें जो डेटा मतलब जनरेट होगा, तो वो डेटा को तो आप अपने पीसी पे या तो अपने घर पे रख नहीं पाइएगा। एक्चुअल में आपको मतलब कि उसको एक डेटाबेस के साथ लिंक करके रखना होगा, सो दैट कि किसी भी वेबसाइट में आपने मतलब जो वेबसाइट आपने बनाया है, उस वेबसाइट में जो भी क्वेरीज़ आएगा, जो भी डेटा मतलब आएगा, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, आपका डेटाबेस में स्टोर होगा। तो डेटा को मतलब
मतलब मैनेज करने के लिए आपका डीबीएमएस मतलब कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग मतलब कि क्रिएट, अपडेट ये मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डीबीएमएस आपका मतलब कि एक मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग मतलब कि डेटा को मैनेज करते हैं, तो ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फिर आपको लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स का भी रिक्वायरमेंट होगा, जैसे आप मतलब कि नमपाइस, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबोर्न, फिर मान चलिए सी में अगर बात करें तो मैथ डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, फिर आपका कोनियो डॉट एच, फिर मतलब कि बहुत सारे लाइब्रेरीज़ जो पहले से बने हुए हैं उनको आपको डायरेक्ट यूज करके कोडिंग करना होता है। तो मशीन लर्निंग का बात करें तो फिर आपको मान के चलिए कि इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको केरास हो गया, टेंसर फ्लोज हो गया, ये सारे लाइब्रेरीज़ मतलब कि पहले से एक ऐसे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं, उसको आपको डायरेक्ट यूज़ करना है और अपना कोडिंग करना है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे आपका गिटहब हो गया, कैगल हो गया, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव मतलब दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो उन सारे टूल्स का भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे एडब्ल्यूएस हो गया, जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को क्लाउड पे मतलब कि रखना पड़े, या तो मतलब क्लाउड के साथ डील करना पड़े, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि ये टूल्स आपको मतलब कि एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग आपको ज़रूरत पड़ सकता है। फिर मान चलिए कि कोड क्वालिटी एंड एनालिसिस टूल, मान चलिए कि आपने जो कोडिंग करा है, अगर आप उसका क्वालिटी को टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें उसका क्या क्वालिटी है, अगर उसको आप एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपने जो कोडिंग करा है वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसका एक्यूरेसी कितना है, उसका मतलब कि क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, वो मतलब कि कितना इफ़ेक्टिव तरीक़ा से काम कर रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। उसको उसको भी मतलब कि हम लोग मतलब कि प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो इन सारे 10 पॉइंट्स के माध्यम से, या तो इन सारे 10 टूल्स आपको मतलब कि एज़ ए कोडर, एज़ ए प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक इफ़ेक्टिव या एफ़िशिएंट तरीक़ा से आप कोडिंग कर पाइएगा। तो आप मान के चलिए कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो बस आप इस 10 पॉइंट्स को लिखिएगा और इसी को याद करने का कोशिश करिएगा और बढ़ा-चढ़ा के लिखने का कोशिश करिएगा। अभी हम लोग करेंगे क्या कि एक-एक जो 1 से लेके 10 पॉइंट्स है, सबको हम लोग मतलब डिटेल में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा हट के समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक्चुअल में 2 इंसान आपस में बातचीत करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज़ करता है, जैसे मान चलिए कि मुझे अगर आपसे कुछ काम कराना है, तो आइदर मैं हिंदी, इंग्लिश, या तो फिर हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, और मैं अगर आपको कोई चीज़ बोलूँगा तो आप उस हिसाब से मतलब कि मेरे इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हुए कोई आप काम कर पाइएगा। तो ऐसा काम अगर सपोज़ दैट मुझसे मशीन से कराना है, कंप्यूटर से कराना है, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए तो आप हिंदी या इंग्लिश का तो यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी और इंग्लिश तो समझता नहीं है। तो एक्चुअल में कंप्यूटर से, मशीन से बात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिसको हम लोग सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, आर, रूबी, सी हैश, स्विफ्ट या पीएचपी के नाम से जानते हैं। तो ये सारे लैंग्वेज हैं, और सारे लैंग्वेज का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है, रोल है। आप अगर कोई एक लैंग्वेज को भी अगर बहुत अच्छा आपका कमांड है, तो डेफ़िनेटली आप वो सारा चीज़ कर पाइएगा। लेकिन ज़रूरत के अनुसार सारे प्रोग्रामिंग का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए सी लिखा गया है। आपका हम लोग जो पाइथन यूज़ करते हैं, वो भी आपका सी पे ही लिखा गया है। देखिए सबका अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। मान चलिए कि अगर आप डेटा साइंस फील्ड में मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, एनएलपी, या तो फिर आप डेटा एनालिसिस टाइप का चीज़ों पे अगर आप अपने आप को मतलब कि तैयार करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको पाइथन का रिक्वायरमेंट होगा। फिर मान के चलिए कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ से ओप्स वगैरह पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो आपको जावा का रिक्वायरमेंट होगा। फिर मान के चलिए कि आप वेबसाइट वगैरह पे काम करना चाहते हैं, तो आपको एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट वगैरह का रिक्वायरमेंट होगा। मान के चलिए कि आप अगर रिसर्च, या तो फिर देखिएगा जो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए आर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फिर पीएचपी आपका वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है। सी आपका मतलब कि सी का यूज़ देखिए मतलब कि एक्चुअल में ये जो जितने भी लैंग्वेज हैं, इन सारे लैंग्वेजेज़ में आप बोल सकते हैं कि सी का कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको देखने को हमेशा मिलेगा। एक्चुअल में ये पाइथन जो आप बोल रहे हैं, ये पाइथन एक्चुअल में इसका नाम है सी पाइथन।
ये एक्चुअल में सी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। सी प्लस प्लस भी एक्चुअल में सी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो मदर लैंग्वेज सी को बोला जाता है। तो सी अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये सारे लैंग्वेजेस को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो ऐसा समझिए कि सी का यूज़ मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि सपोज डैट मान के चलिए कि आपके पास एक पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव को जैसे ही आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में जैसे डालते हैं, तो एक्चुअल में पेन ड्राइव एक हार्डवेयर है। तो वो हार्डवेयर मतलब कि हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे मतलब कि इंटरैक्ट करेगा। तो जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं एक्चुअल में हार्डवेयर के ऊपर भी कोडिंग होता है। एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा, सो दैट कि पेन ड्राइव के जो डेटा है उसको हम लोग मतलब कि रीड कर पाएँ, देख पाएँ, उसमें किसी भी टाइप का अपडेट या मतलब कि जो भी चेंजेस वगैरह वो हम लोग कर पाएँ। तो ये सारे चीज़ अभी भी आप देखिएगा कि सी पे ही लिखे जाते हैं, क्योंकि सी का रन टाइम फास्ट होता है। तो एक्चुअल में सारे लैंग्वेज का अपना-अपना इम्पोर्टेंस है। आपको मतलब कि मैंने थोड़ा-सा सबके बारे में आपको बता दिया। तो ज़रूरत के अनुसार सारे लैंग्वेजेस को आप यूज़ करिएगा। बस एक लाइन में आप ऐसा समझिए, क्योंकि एक्चुअल में हमें बात करना है, हमें अपना कमांड या इंस्ट्रक्शन एक मशीन को देना है, सो दैट कि हम मशीन से काम करवा सकें। आपको कंप्यूटर से काम लेना है, तो कंप्यूटर तो आपका हिंदी या इंग्लिश समझता नहीं है, तो एक्चुअल में उससे बात करने का, उससे मतलब कम्युनिकेशन करने का, इन सारे लैंग्वेजेस के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं और अपना कमांड या इंस्ट्रक्शन मतलब कि कोड के माध्यम से उसको देते हैं और वो हमारा काम को करके हमें देता है। सपोज़ दैट मैं से आपको समझाना चाहता हूँ, मान के चलिए कि आपके सामने एक काम है कि मशीन से मुझे 2 नंबर को मतलब कि ऐड कराना है, ठीक है? तो सपोज़ दैट देखिए, मान के चलिए कि मैं वर्बली सपोज़ दैट एक इंसान को बोलूँ कि आप 2 नंबर को जोड़िए, तो वो मान चलिए कि 5 और 10 कितना होता है? अगर मैं सिंपली किसी को पूछूँ, तो एक इंसान अगर वो होगा, तो डेफ़िनेटली वो फटाक से बता देगा कि 5 और 10 15 होता है। लेकिन अगर यही आउटपुट, यही रिज़ल्ट कि मतलब 15 कैसे आया, उसको मतलब कि 5 और 10 को जोड़ना अगर मुझे मशीन से करवाना है, तो देखिए मुझे इतना सारा लाइन, इतना सारा बात मुझे लिखना पड़ेगा, तब जाके एक मतलब कि कंप्यूटर, एक मशीन 2 नंबर को जोड़ पाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कुछ भी लिखा गया है, एक्चुअल में ये सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा गया है। ये आपका एक मतलब कि सी के ऊपर प्रोग्रामिंग है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो एक्चुअल में सी लैंग्वेज को यूज़ करके 2 नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम है, जिससे आप इसको सपोज़ दैट अगर आप रन करिएगा, तो रन करने पे देखिए मतलब कि इसका जो आउटपुट है आपको 15 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो एक्चुअल में आपको मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इंसान से इंसान को बात कराना या तो उससे काम लेना बहुत आसान है। लेकिन यही चीज़ अगर हमें एक इंसान को मशीन से काम लेना है, कंप्यूटर से काम लेना है, तो हमें प्रॉपर इस टाइप का एक मतलब देखिए, ये तो प्रॉब्लम सिंपल था 2 नंबर को जोड़ने का। मान चलिए कि एक एटीएम पूरा मशीन, तो सोचिए कि उसके पीछे कितना मतलब कि कोडिंग लिखा गया है, एक मतलब कि लंबा-चौड़ा कोडिंग लिखा गया है, भाषा लिखा गया है, इसी टाइप से बहुत सारे लाइन के माध्यम से मतलब कि कोडिंग लिखा गया है। मतलब कि ये आपका इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, इसको हम लोग आगे जाके एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तब जाके एक वो पूरा मतलब कि काम करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये एक भाषा है जिसको हम लोग मतलब कि लिखते हैं, राइट करते हैं और आगे इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं और एक प्रॉपर ये मतलब कि हार्डवेयर के साथ अच्छा से इंटीग्रेट करके काम करता है। तो आई होप मतलब कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये चीज़ क्या है। तो हम लोग इसी टाइप से मतलब कि प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखिए, आपको सेमेस्टर स्टूडेंट हैं या तो फिर आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में हैं या तो फिर आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका प्रोग्रामिंग का पकड़ किसी एक लैंग्वेज पे बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपना करियर डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विज़न, इस तरफ अगर आप अपना बनाना चाहते हैं करियर, तो डेफ़िनेटली आपको पाइथन सीखना चाहिए। और मान के चलिए कि अगर आप मतलब कि वेबसाइट वगैरह पे काम करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको जावास्क्रिप्ट हो गया, फिर पीएचपी हो गया, एचटीएमएल हो गया, ये सारे चीज़ों के ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए। फिर सपोज़ दैट अगर आप मान चलिए कि रिसर्च एरिया में आप जाना चाहते हैं, तो आपको पाइथन हो गया, आर हो गया, इन सारे लैंग्वेजेज़ के ऊपर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। तो ज़रूरत के अनुसार आपका लैंग्वेज मतलब कि डिपेंड करेगा। तो आपको मतलब कि इतना मान के चलिए कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ही चाहिए, सो दैट कि आप अपने आपको जो प्रॉब्लम असाइन होगा उसको आप मतलब
मतलब कि कोडिंग करके एक मशीन से आप मतलब कि काम करवा सके, उससे आउटपुट आप ले सके। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो इसमें एक एक टूल है, इसमें हम लोग इन सारे लैंग्वेजेस को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखिए इसका पर्पस क्या है, दीज लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट कोड दैट इम्प्लीमेंट्स द एल्गोरिदम डिज़ाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप जो प्रॉब्लम आपके पास था, जैसे पिछला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास एक प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, फिर उस एल्गोरिदम को हम लोग उसके बाद हम लोग कोड में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो जो कोडिंग करने के टाइम पे जो भाषा यूज करिएगा वो आपका यही सब भाषा रहने वाला है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, इन सारे लैंग्वेजेस को यूज करके हम लोग कोडिंग करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को हम लोग यूज करके मतलब कि जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो आप मतलब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आई होप आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट्स को जानने का कोशिश करते हैं कि देखिए प्रोग्रामिंग के लिए इतना तो पता चल गया कि आपको लैंग्वेज को यूज करके कोडिंग लिखना है, लेकिन सवाल उठता है कि आप कोडिंग करिएगा कहाँ। कोडिंग करने के लिए एक्चुअल में आपको एक इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म का ज़रूरत पड़ेगा। वो प्लेटफॉर्म का नाम है आपका टर्बो सी प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, या तो फिर इन सारी चीज़ों को मैंने पर्सनली उतना ज़्यादा यूज किया नहीं है। जैसे मैं ज़्यादातर कोलैब, जुपिटर, या तो फिर आपका मतलब कि पाइचार्म, स्पाइडर, वी एस कोड, टर्बो सी प्लस प्लस, इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं ज़्यादा, या तो ऑनलाइन जो एडिटर्स होते हैं उसके ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया है। कुछ कुछ इन मतलब कि जो आईडी है उसको हो सकता है कि आपको भी मतलब उतना ज़्यादा यूज ना पड़े। तो बहुत सारे इतने सारे आईडीज़ का नाम है, तो इसके ऊपर हम लोग एक्चुअल में जाके क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको मैंने अभी जो दिखाया था, एक्चुअल में एक आईडी है। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो खुला हुआ है, एक्चुअल में एक आईडी है टर्बो सी प्लस प्लस। इसमें हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग कुछ भी चीज़ यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं, जैसा मतलब आपका रिक्वायरमेंट हो हम लोग यहाँ पे मतलब कोडिंग कर पाते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ लिख पाते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 नंबर को जोड़ने के लिए आप मतलब कि यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिखा गया है। तो ये एक्चुअल में 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम था। तो आई होप मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हम लोग मतलब कि 2 नंबर को जोड़ पा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका मतलब कि आईडी बोल रहे हैं। फिर आप मान के चलिए कि सपोज़ दैट एक आईडी मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग वीएस कोड। इसमें भी आप मतलब कि कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल के ऊपर मैंने मतलब कि पाइथन को यूज़ करते हुए कोडिंग करा था। तो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग इस टाइप से कोडिंग वगैरह हम लोग करते हैं। तो ये जो आपका इंटरफेस है उसी को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे एक प्रोग्रामर आके कोडिंग करता है, एक भाषा को लिखता है, सो दैट कि हम लोग मशीन से काम करवा सके, कंप्यूटर से काम करवा सके। क्योंकि देखिए एक्चुअल में हमारा पास जो ब्रेन है, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, उसके ऊपर ऑलरेडी मतलब कि बाय गॉड गिफ्टेड हमारे पास मतलब कि ऐसा चीज़ बना हुआ है जिससे हम चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, और कभी भी हमें जो प्रॉब्लम असाइन होता है उसके ऊपर हम लोग मतलब डिसीजन या तो एक्शन ले पाते हैं। बट एक्चुअल में हमें एक मशीन से चीज़ों को करवाना है, तो सबसे पहले उसको भाषा से समझाना होगा, बताना होगा, उसको कमांड देना होगा, सो दैट कि हम उससे काम ले पाएँ। तो वो काम हम लोग एक्चुअल में इस टाइप से भाषा लिख के उससे करवाते हैं। एक्चुअल में मान चलिए कि एटीएम जैसा जो मशीन इतना एफिशिएंट तरीका से काम कर रहा है, आपको आप उसमें इतना ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, पैसा निकाल पा रहे हैं, फिर पैसा जमा कर पा रहे हैं, या तो फिर जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड आप काम कर पा रहे हैं, तो एक मशीन से कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल में उस मशीन के पीछे पूरा एटीएम का कोडिंग लिखा गया है, भाषा लिखा गया है। वही भाषा उसको बता रहा है कि यूज़र जब आए, अपना कार्ड जब इंसर्ट करे, तो तुम्हें मतलब कि वो जैसा-जैसा कमांड देगा उसके अनुसार मुझे किस टाइप का एक्शन लेना है। ऐसा अगर वो मान चलिए कि विथड्रॉ में जाता है, तो विथड्रॉ में भी देखिएगा कि अगर वो मान चलिए कि ₹100 अगर निकालना चाहता है, तो हो सकता है कि वो उसको डिनाई कर दे। 500 अगर निकालना चाहता है तो उसको अप्रूव कर दे। तो इन सारे इफ एल्स के थ्रू, या तो मतलब कि जो भी प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसको हम लोग यूज़ करके उसके पीछे एक प्रॉपर भाषा लिखा गया है, उसके आधार पे वो मतलब कि मतलब अपना डिसीजन वगैरह ले पाता है। तो ये सारे चीज़ों के लिए आप बोल सकते हैं कि कोडिंग आपका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आईडी आप समझ गए होंगे, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है। देखिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट
और राइटिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग कोड्स, जहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। तो ऐसा चीज़ जो यहाँ पे कर पाते हैं, जैसे इंटरफेस मतलब समझने की कोशिश करिए कि आप मान के चलिए कि व्हाट्सएप जो चला रहे हैं, फेसबुक जो चला रहे हैं, वो आपका एक इंटरफेस है जिसमें आप मतलब कि कुछ भी चीज़ टाइप करके अगला को सेंड कर पा रहे हैं। तो उसी टाइप से एज ए प्रोग्रामर, एज ए कोडर, जब आपको किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर कोडिंग करना होगा तो आपको मतलब कि इसी टाइप के इन्वायरमेंट या तो इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो कोडिंग करने के लिए इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब इन्वायरमेंट आईडी बोलते हैं। आप इसको सॉफ्टवेयर बोलिए, प्लेटफ़ॉर्म बोलिए, बात एक ही है। तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे सी का कोडिंग आपका टर्बो सी प्लस प्लस पे होता है। विजुअल स्टूडियो में सारे मतलब कि सारे लैंग्वेज का कोडिंग आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। पाइचार्म्स में आपका पाइथन का कोडिंग होता है। फिर सपोज़ दैट जुपिटर या कोलैब में आपका पाइथन का कोडिंग होता है। फिर इसी टाइप से हमारे पास हर लैंग्वेज के लिए अलग-अलग मतलब कि आईडीज़ हैं जिसको यूज़ करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर आगे देखिए, आई होप मतलब कि आपको ये सेकंड पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो आईडी मतलब कुछ नहीं है, मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम लोग अपने कोड को लिख पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं और देख पाते हैं कि उसमें किसी टाइप का कोई एरर वगैरह है कि नहीं। तो सिंपल जहाँ पे आपको राइटिंग करना है मतलब कि कंप्यूटर्स में, तो ऐसा सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका आईडी बोल रहे हैं। फिर आप आगे देखिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये आपको किन चीज़ों में हेल्प करता है, मैनेज चेंजेस टू दी कोड बेस। जैसे मान चलिए कि आप जब कोडिंग वगैरह करिएगा तो उस कोड को मैनेज करने के लिए उस वहाँ पे आपको मतलब कि ये टूल्स आपको हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे जो गिट है, गिटहब्स है, गिटलैब है, तो ये जो मतलब कि टूल्स हैं, एक्चुअल में आपके जो प्रोग्राम है, आपने जो कोडिंग करा है, उसको मतलब कि आपको मतलब कि ये मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करता है। जैसे आपका कैगल हो गया, गिटहब हो गया, ये सब जितने भी मतलब कि टूल्स हैं, ये इससे आप मतलब अपने कोडिंग को, अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट्स को, सॉफ्टवेयर्स को आप बहुत अच्छा से मतलब कि हैंडल कर पाइएगा, उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप आपको थर्ड्स पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप इसको थोड़ा अपने शब्दों में एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स मैनेज चेंजेस टू दी कोड बेस अलाउइंग मल्टीपल डेवलपमेंट टू कोलैबोरेट ऑन द सेम प्रोजेक्ट एंड कीप ट्रैक ऑन रिविजन्स। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को मतलब कि मॉनिटर कर सकते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए आपको किसी न किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स का रिक्वायरमेंट होगा। फिर अगेन वो जो मैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर्स का बात कर रहा हूँ, या वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए जो हम लोग मतलब कि सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे, वो कहीं न कहीं किसी न किसी कोडिंग, किसी न किसी प्रोग्रामिंग पे ही बना होगा। जैसे देखिए, आप मतलब कि कंप्यूटर, मोबाइल में जितने भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो ऐप मान चलिए कि व्हाट्सएप हो, फिर आपका ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, जितने भी आप एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में चलाते हैं, चाहे एमएस वर्ड हो, फिर आपका मतलब कि जो भी एप्लीकेशन आप मतलब कि कंप्यूटर, लैपटॉप में चलाते हैं, एक्चुअल में वो एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर ही है, और वो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में किसी न किसी भाषा पे मतलब कि पूरा मतलब कि रन कर रहा है। वो एक भाषा आधारित मतलब कि काम कर रहा है। उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में आप देखिएगा तो एक कोडिंग लिखा हुआ है, वही कोडिंग उसको बता रहा है, कमांड दे रहा है कि यूज़र का जैसा मतलब कि क्वेरी आएगा तो तुम्हें मतलब कि अपने साइड से कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो उन सारे चीज़ों को मतलब कि आप बोल सकते हैं कंट्रोल करने के लिए आपका प्रोग्रामिंग ही ज़िम्मेवार है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भी आपका मतलब कि प्रोग्रामिंग आधारित है। तो वो भी टूल्स जो आप मतलब यूज़ करिएगा, वो भी आपका मतलब प्रोग्रामिंग पे ही मतलब कि है। प्रोग्रामिंग पे ही काम कर रहा है। तो आई होप आपको थर्ड्स पॉइंट समझ में आ गया हो गया। अब देखिए, हम लोग इसको फोर्थ पॉइंट्स को समझने का कोशिश करते हैं, टेस्टिंग मतलब फ्रेमवर्क्स। जैसे आपने मान चलिए कि जो कोडिंग करिएगा ना, वो कोड मान चलिए कि सपोज दैट आपने अभी 2 नंबर को जो जोड़ने का प्रोग्राम अभी थोड़ा देर पहले देखा था, तो वो कोड हो सकता है कि उसमें मान के चलिए कि उसको अगर टेस्ट करना होगा अपने साइट पे, तो हमारे पास देखिए इन सारी, जैसे जावा में आपका JUnit करके, फिर पाइथन में आपका पाइटेस्ट करके, फिर आपका मतलब कि सेलेनियम हो
गया मतलब कि वेब टेस्टिंग के लिए। तो इन सारे टूल्स को हम लोग मतलब कि यूज़ करते हैं। टेस्ट एनजी हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट में मतलब हमको मोका हो गया। तो ये सारे मतलब कि टेस्टिंग टूल्स हैं जिसको हम लोग मतलब कि कोड को टेस्ट करने, जैसे यहाँ पे देखिए यूज लिखा गया है, टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ रनिंग टेस्ट ऑन द कोड टू इंश्योर इट बिहेव्स एज एक्सपेक्टेड अंडर वेरियस कंडीशन। मान के चलिए कि सपोज दैट आपने जो कोडिंग करा है वो कोडिंग का हमें मतलब कि फंक्शनैलिटीज़ उसके जो एक्यूरेसी वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन सारे चीज़ों को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उसको हम लोग यूज़ करके, जैसे मान के चलिए कि देखिए आप मान के चलिए कोडिंग करिएगा तो भी कहीं कहीं न कहीं आप एक सॉफ्टवेयर में ही करिएगा, टेस्टिंग करिएगा तो भी आप एक सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से ही करिएगा। तो सब कुछ मतलब कहीं न कहीं मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से ही हो रहा है, और वो सॉफ्टवेयर मैं जो बोल रहा हूँ वो सॉफ्टवेयर सारा आपका मतलब कि किसी न किसी लैंग्वेज पे, किसी न किसी भाषा के द्वारा जो कोडिंग किया गया उसके आधारित वो काम कर रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो एमएस वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एमएस वर्ड में मैं इस तरह का आपका मतलब कि नोट्स बना के आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक मतलब कि सॉफ्टवेयर है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कैसे कर रहा है, तो इसके पीछे एक भाषा लिखा गया है, कोडिंग लिखा गया है, उसके बिहाफ पे मैं ये सारे चीज़ों को कर पा रहा हूँ। तो आप ऐसा समझिए कि जब आप कोडिंग करिएगा तो उसको अपने एंड पे एक अच्छा प्रोग्रामर होने के नाते आपको अपने साइड पे पहले उसको टेस्ट कर लेना होगा। आफ्टर दैट आपको अपने जो क्लाइंट हैं या उसको जो कस्टमर है उसको आपको हैंड ओवर करना होता है, क्योंकि आप बिना टेस्ट किए उसके बिना परफॉर्मेंस को चेक किए हुए अगला को आप हैंड ओवर करिएगा तो ये अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। तो अपने साइड पे आपको मतलब इसको टेस्ट करना होता है, जैसे कि खाना जब बनता है तो जो आप देखोगे जो 5 स्टार होटल्स वगैरह में जो मास्टर शेफ्स होते हैं, वो पहले अपने खाना को खुद टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो कस्टमर्स है उसको मतलब कि वो खाने के लिए मतलब सर्व करते हैं। तो उसी टाइप से आप जब कोडिंग करिएगा, जब आप प्रोग्रामिंग करिएगा तो उस कोड को अपने एंड पे सबसे पहले आपको टेस्ट करना है, उसके बाद फिर अगला को हैंड ओवर करना है। तो आई होप मतलब कि ये टेस्टिंग पार्ट भी आपको समझ में आ गया। तो टेस्टिंग करने के लिए भी, कोड को टेस्ट करने के लिए भी आप मतलब कि जिन-जिन सॉफ्टवेयर्स, जिन-जिन प्लेटफ़ॉर्म्स या फ्रेमवर्क्स का यूज़ करिएगा, वो भी आपका मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो प्रोग्रामिंग के द्वारा ही बना हुआ है, सॉफ्टवेयर ही है। तो फिर आगे देखिए डिबगिंग टूल्स। डिबगिंग मतलब कि हो सकता है कि आपने जो कोडिंग करा है उस कोडिंग में कुछ एरर हो, तो उस एरर को हटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे जैसे जीबीडी या फिर आपका जीएनयू डिबगर है, विजुअल स्टूडियो का डिबगर है, इसको मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे पाइथन का डिबगर है, तो फिर आपका क्रोम डेवलपर टूल्स है, इन सारे टूल्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग में जो एरर है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ये टूल्स आप यूज़ करिएगा तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेगा। आप इससे क्या कर पाइएगा कि दिस टूल हेल्प्स आइडेंटिफाई, एनालाइज़ एंड फिक्स बग्स और एरर इन द कोड। दे प्रोवाइड्स फीचर लाइक ब्रेक पॉइंट्स, स्टेप एग्जीक्यूशन एंड वेरिएबल इंस्पेक्शन। तो देखिए इसमें मैं इसको अपने शब्दों में आपको समझा दे रहा हूँ कि आप एक्चुअल में इससे जो आपके कोड में जो एरर है उसको आप एनालाइज़ कर पाइएगा, उसको आप फिक्स कर पाइएगा, ठीक कर पाइएगा। तो बग मतलब होता है एरर, तो उस एरर को, जो कोड में जो एरर है उसको आप मतलब कि ठीक कर पाइएगा इन सारे टूल्स को यूज़ करके। देखिए एक्चुअल में आप ऐसा समझिए ना कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उस बड़ा प्रॉब्लम को अकेले कोई एक सॉफ्टवेयर मतलब कि सॉल्व नहीं कर सकता। टेस्टिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो गया, डिबगिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, कोडिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे टूल्स को ऊपर जब हम लोग काम करते हैं, सारे टूल्स के ऊपर काम करते हैं, तब जाके फाइनल हमारा एक सॉफ्टवेयर मतलब कि इफ़ेक्टिव या तो मतलब कि बहुत अच्छा प्रॉपर तरीका से हमारे सामने बन के आता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिबगिंग टूल्स है, मैं इसको थोड़ा-सा आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे इसका टर्मिनल्स को ओपन करिएगा, तो मान के चलिए कि मैं इसको दिखा देना चाहता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ आ रहा होगा डिबग कंसोल। तो एक्चुअल में इसका अपना मतलब कि जैसे आप इसको रन भी करिएगा तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग या रन विदाउट डिबगिंग। तो इससे क्या होगा कि मैं अगर स्टार्ट डिबगिंग पे करता हूँ तो यहाँ पे जो भी कोड होगा देखिएगा थोड़ा-सा वो प्रोसेसिंग जैसा स्टार्ट होता है, और आपका कोड को वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा मतलब कि जो एरर्स है उसको मतलब कि वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता है। अगर कुछ एरर होगा तो वो डेफ़िनेटली आपको मतलब कि यहाँ पे मतलब वो नोटिफ़ाई कर देगा, और कुछ अगर एरर नहीं है तो वो मतलब कि
आपका कोड सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो आप मतलब कि यहाँ पे देखिए, अगर आप मतलब कि ये एक्चुअल में वीएस कोड है, तो वीएस कोड में आपको मतलब कि कोड का जो एरर्स है उसको जानने के लिए यहाँ पे देखिए डिबगिंग के लिए मतलब कि यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन एक्चुअल में अपने आप में जो काम करेगा वो भी मतलब प्रोग्रामिंग या भाषा के थ्रू काम करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि मैंने जो ये कोड करा है, उस कोड को मैं टेस्ट कर पाऊँगा कि वाक़ई में मतलब कि ये सही है या गलत है। फिर आई होप मतलब कि ये 5th पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कोड को टेस्ट करना है, जाँचना है कि उसमें कुछ गलती है कि नहीं। उसमें अगर कुछ एरर है तो उसको हमें ठीक करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो टूल्स हैं उसको मतलब कि अ, वो टूल्स जब हम लोग प्रोग्रामिंग के टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिबगिंग टूल्स। तो ये सारे टूल्स आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे रिक्वायरमेंट पड़ता है। फिर आगे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे इसको मैं अपने साइड से समझाने के लिए समझा देना चाहता हूँ कि डीबीएमएस एक्चुअल में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको आगे किसी ना किसी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक ऐसा ये सब्जेक्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग मतलब कि डेटा को मतलब कि स्टोर करना हो, रिट्रीव करना हो, मैनेज करना हो और उसको जो स्टोर डेटा है उसको हम लोग एफिशिएंट तरीक़ा से यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग एक्चुअल में बीच में जो मतलब कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। इसमें हम लोग एसक्यूएल जैसा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो आपका मतलब कि डेटाबेस के साथ आपको कम्युनिकेशन करने में आपको हेल्प करता है। मान के चलिए कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है, सपोज़ दैट आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए एक जिसमें एक यूज़र अपना मतलब कि फॉर्म वगैरह फिल अप कर पाएगा, इस टाइप का आपको एक प्रॉब्लम आता है। तो मान के चलिए कि सपोज़ दैट उसमें 1000, 2000, 5000 स्टूडेंट अपना मतलब फॉर्म भरेंगे, तो उतना सारा डेटा को आप मतलब अपने घर पे या तो अपने एंड पे नहीं रख पाइएगा। तो कहीं न कहीं आप अपने उस वेबसाइट को एक डेटाबेस के साथ मतलब इंटीग्रेट करिएगा, लिंक लिंक करिएगा सो दैट कि जितने भी यूज़र्स या स्टूडेंट मतलब कि अपने फॉर्म भरेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वो सारा डेटा का जो रिकॉर्ड है, वो सारा डेटा मतलब कहाँ स्टोर होगा आपका मतलब कि डेटाबेस में आपका स्टोर होगा। तो वो डेटाबेस और वेबसाइट और एक यूज़र के बीच में मतलब कि जो भी कनेक्शन होगा, वो आपका मतलब कि कौन मैनेज करेगा, आपका डीबीएमएस ही मैनेज करेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटाबेस के साथ अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये डीबीएमएस, आपको एसक्यूएल, माइस्क्यूएल वगैरह आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डीबीएमएस जैसे आप ऐसा समझिए ना कि सपोज़ दैट मान चलिए कि आप गोवा जा रहे हैं, तो गोवा में 2 दिन के लिए अगर आपको रुकना है, तो वहाँ पे आप अपना घर मतलब कि नहीं बनाइएगा, वहाँ पे आप रेंट में रहिएगा। तो सेम इसी टाइप से जितने भी ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं, कंपनी होते हैं, वो लोग मतलब कि अपना मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए उसको स्टोर कर इंटरनेट की दुनिया में अपना डेटा को अपने जगह पे ना स्टोर करके वो मतलब कि सर्वर पे या बहुत सारे मतलब कि जो ऑर्गनाइज़ेशन है जो इस टाइप के मतलब कि रेंट एक्चुअल में किराया जहाँ पे आप अपना डेटा को मतलब किराया पे रख सकते हैं, वही है आपका मतलब कि डेटाबेस। तो डेटाबेस एक्चुअल में एक ऐसा रेंट है जहाँ पे आप अपने डेटा को मतलब कि रख पाते हैं और एसक्यूएल आपका एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप मतलब कि मतलब डेटा के साथ आप कम्युनिकेशन कर पाइएगा डेटाबेस के साथ में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मतलब कि माइस्क्वेल हो गया, फिर आपका मैंगोडीबी हो गया, ओरेकल हो गया, इस टाइप का हम लोग एसक्यूएल लाइट हो गया। तो हम लोग इस टाइप का मतलब कि डीबीएमएस यूज़ करते हैं, मतलब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और हम लोग ये आपका मतलब कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स है, जिसको हम लोग यूज़ करके अपने डेटा को हम लोग मैनेज करते हैं सो दैट कि कल के डेट में हम लोग उसको अच्छा से मतलब कि स्टोर कर पाएँ, ज़रूरत पड़े तो उसको रिट्रीव कर पाएँ, उसमें किसी टाइप का चेंजेस, मॉडिफ़िकेशन या मैनेज मैनेज करना वो हम कर पाएँ। तो इन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ेगा, उसी सॉफ्टवेयर या टूल्स का नाम है आपका डीबीएमएस। तो एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कोडर बनने के लिए आपको डीबीएमएस का भी जानकारी होना चाहिए। तो आई होप मतलब कि मैंने अभी जो आपको समझाने की कोशिश किया उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में आप जब कोडिंग करिएगा तो वो कोडिंग में जो भी मतलब कि वेरिएबल्स या आप मतलब कि जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मतलब कि उसमें जो भी डेटा मतलब कि वो जब रिसीव करेगा तो वो डेटा को कहीं न कहीं आपको मतलब कि स्टोर करना होगा। तो वहाँ पे आपको डीबीएमएस का ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा कोड लिख देना मैटर नहीं करता, एक्चुअल में वो कोड पे जब डेटा मतलब कि
एज ए इनपुट मतलब कि उसके ऊपर मतलब आएगा, तो वो डेटा मतलब कि कहाँ स्टोर होगा, उसको मैं वो कहीं न कहीं तो हमें उसको स्टोर करना होगा ना, तो वहाँ पे आपका मतलब डीबीएमएस का रोल मतलब स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे देखिए 7 पॉइंट हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स। तो मतलब जैसे मान के चलिए कि अगर आप मशीन लर्निंग की तरफ अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे देखिएगा मैंने टेंसरफ्लो के ऊपर काम करा है। अगर आप मान के चलिए कि वेबसाइट वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आपको रिएक्ट वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। फिर आप मान चलिए कि पाइथन के ऊपर मतलब कि कोई वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वेब फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको मतलब जेंगो का रिक्वायरमेंट होगा। अब मान चलिए कि आप डेटा के साथ एनालिसिस वगैरह करना चाहते हैं, तो फिर आपका नमपाई मतलब साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। डेटा का एनालिसिस करने के लिए आपको पांडास का रिक्वायरमेंट होगा। सी में देखिएगा आप, अभी हम लोग सी लैंग्वेज को ही उसमें यूज़ करेंगे। स्टूडियो डॉट एच हो गया, मैथ डॉट एच हो गया, कोनियो डॉट एच हो गया, कॉम्प्लेक्स डॉट एच हो गया। तो ये सारे एक्चुअल में लाइब्रेरीज़ हैं या फ्रेमवर्क्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हैं, पहले से बने हुए हैं। इसको बस आपको यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है। और एक्चुअल में मतलब कि आप ऐसा समझिए ना कि आपको इसमें पूरा स्क्रैच से कोडिंग नहीं करना होता है, स्टार्टिंग से कोडिंग नहीं करना होता है। बस आप इन सारे लाइब्रेरीज़ को यूज़ करिए और अपना प्रोग्रामिंग करिए। एक्चुअल में आप इसको ऐसा समझिए कि मान चलिए कि अगर आपको कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स चिप भी आप खुद ही बना रहे हैं, टायर आप खुद ही बना रहे हैं। फिर आप मान के चलिए कि जितना भी कार बनाने के लिए जो-जो हम लोग मतलब कि कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो सारा कंपोनेंट्स आप खुद ही बना रहे हैं। तो ऐसा अगर करिएगा तो डेफ़िनेटली आपका कोड बहुत लेंदी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मतलब कि प्रोग्रामर्स ने या तो जो मतलब कि जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें मतलब कैसे से हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जिसको हम लोग बाय मतलब डायरेक्ट हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके करने के बाद हम लोग डायरेक्ट मतलब अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि सपोज़ दैट आपको मान चलिए कि एक मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है, या तो मतलब कि वेबसाइट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आप मतलब कि स्क्रैच से आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रिएक्ट को यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। मान चलिए कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड अगर आपको कोई कोडिंग वगैरह करना है, 2 चीज़ों को क्लासिफ़िकेशन वगैरह करना है, तो आपको एकदम स्क्रैच से, एकदम स्टार्टिंग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब मशीन लर्निंग में आपके पास साइकिट-लर्न में बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं। जैसे आपका मतलब कि लीनियर रिग्रेशन हो गया, नेप-बायस हो गया, एसपीएम हो गया, फिर आपका मतलब कि डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। इन सारे एल्गोरिदम्स को आप सीधा मतलब कि इम्पोर्ट करिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो मान चलिए कि आप एक्सेल शीट के ऊपर जितना भी ग्राफ या एनालिसिस वगैरह करना है, तो आप पांडास और नमपाई को यूज़ करके कर सकते हैं। तो लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स एक ऐसा मतलब कि पैकेट है, मतलब कि बना बनाया मतलब खाना है, उसको डायरेक्ट आपको अपने प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे यूज़ करना है और आप अपना मतलब कि प्रोग्रामिंग और अच्छा से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड प्री बिल्ट कोड एंड फंक्शन टू स्पीड अप डेवलपमेंट, रिड्यूस redundancy and focus on solving the problem rather than building everything from scratch। मतलब कि आपको स्टार्टिंग से मतलब कि एकदम ग्राउंड लेवल ज़ीरो से आपको कोडिंग नहीं करना है। मान के चलिए बहुत सारा कोडिंग ऑलरेडी हो चुका है। जैसे आप ऐसा समझिए, टायर एक्चुअल में पहले से मतलब कि कोई कंपनी बना रहा है, तो आपको टायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा टायर को इम्पोर्ट करिए। अगर कोई मान के चलिए कि कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बना रहा है जो कार के लिए यूज़ होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर मान चलिए कि और मतलब गाड़ी का जो पार्ट्स वगैरह अगर कोई और बना रहा है, तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सारे चीज़ों को एक जगह पे लाइए और असेंबल करके अपना बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाइए। मान चलिए कि सपोज़ दैट आपको एक मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने के लिए मान चलिए अगर आप ऐसा करिएगा तो डेफ़िनेटली मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और ये ऐसा करना मतलब कि हमको नहीं लगता कि एक अच्छा मतलब कि हो पाएगा। जैसे मान चलिए कि अगर आपको एक मोबाइल का असेंबल करना है, तो डिस्प्ले भी आप खुद ही बना रहे हैं, बैटरी भी आप खुद ही बना रहे हैं, चार्जर भी आप खुद ही बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्चुअल में कोई कंपनी चार्जर कोई बहुत अच्छा बनाता है, तो वहाँ से हम चार्जर ले लिए, कोई बैटरी बहुत अच्छा बनाता है, तो वहाँ से हम बैटरी ले लिए। तो सारे चीज़ों को एक जगह हम लोग असेंबल करते हैं और अच्छा अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। सेम उसी अंदाज़ में आपको ये सारे लाइब्रेरीज़ पहले से ऐसा कोडिंग, छोटा-छोटा कोडिंग या मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज़ या फ्रेमवर्क्स पहले
से बना हुआ है, कोडिंग करा हुआ है, बस आपको उस कोड को इम्पोर्ट करना है। अगर आपका मान चलिए कि दो चीज़ों को क्लासिफ़ाई करने के लिए सपोज़ दैट आपको मान चलिए कि कोड लिखना है। जैसे मान चलिए कि आपके इनबॉक्स में जो मेल आता है वो आपका मतलब स्पैम है या हैम है, उसको क्लासिफ़ाई करने के लिए अगर आपको एक कोडिंग लिखना है, तो डेफ़िनेटली मतलब ये क्लासिफ़िकेशन प्रॉब्लम है। तो क्लासिफ़िकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मशीन लर्निंग, साइकिल लर्निंग बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग को एकदम पूरा मतलब ग्राउंड लेवल से कोडिंग करेंगे। तो एक्चुअल में इन सारे जगहों पे आपको जो लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, आपको मतलब कि एक अच्छा कोडिंग करने के लिए आपको बहुत मतलब कि यहाँ पे हेल्प करता है। तो आई होप मतलब कि लाइब्रेरीज़ या फ्रेमवर्क्स मतलब आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा टूल्स है जो पहले से बना बनाया हुआ है। जैसे मान चलिए कि आपको तलवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तलवार ऑलरेडी बना हुआ है, बस आप उसको यूज़ करिए और अपना काम करिए। तो उसी टाइप से कुछ-कुछ प्रोग्रामिंग में पहले से लाइब्रेरीज़ बने हुए हैं, बस आप उसको इम्पोर्ट करना है, उसको कॉल करना है और अपना काम उससे करवाना है। तो पहले से है, आप उसके ऊपर मतलब कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो मान के चलिए कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो, सपोज़ दैट आपने बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग कर लिया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आपको ऑनलाइन गिटहब या कैगल में या तो फिर जीरा हो गया, ट्रेलो हो गया, फिर आसाना हो गया, फिर स्लैक हो गया। तो इन सारे चीज़ों पे मतलब कि आपको अपना प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना होता है सो दैट कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दिस टूल हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डेवलपमेंट प्रोसेस, ट्रैक प्रोग्रेस, असाइन टास्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग टीम्स मेंबर्स। तो मान चलिए कि आप जो प्रोजेक्ट कोई बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो उसको आपको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, उसके प्रोग्रेस को ट्रैस करना, सब चीज़ को मैनेज करना और अपने टीम मेंबर्स के साथ मतलब कि एक कोलैबोरेटिव वे में काम करना। तो इन सारी चीज़ों को मतलब टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपका मतलब बहुत सारे टूल्स हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करने जाइएगा, तो वहाँ पे जब आपको बड़े-बड़े जो टास्क असाइन होंगे, तो वहाँ पे देखिएगा कि हो सकता है कि मान चलिए कि एटीएम का एक एग्जांपल लेते हैं। मान चलिए कि आपको एटीएम के ऊपर कोडिंग करना है, तो हो सकता है कि विथड्रॉ के लिए कोई अलग मेंबर कोडिंग कर रहा है, फिर मान चलिए कि डेटाबेस से कैसे कोलैबोरेशन होगा उसके लिए कोई अलग मेंबर कोडिंग कर रहा है। तो आप वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि मेंबर मिल के जब काम करेंगे, एक पूरा टीम वर्क में काम होगा, तो वहाँ पे भी देखिएगा बहुत सारे टूल्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, और टूल्स मतलब वही प्रोग्रामिंग के अनुसार ही काम कर रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर हम लोग टूल्स मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर मतलब काम कैसे करता है, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग करके बनाया गया है, और वो कोडिंग जैसा उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड देता है उसके बिहाफ पे वो मतलब कि एक्शन हम लोग यहाँ पे कर पाते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड का सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें मतलब कि हम लोग जनरली डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट मतलब कि पेज क्रिएट करना हो, फिर टेबल बनाना हो, आप मतलब कि एमएस वर्ड के बारे में जानते हैं, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग ये सारा चीज़ कर पाते हैं। तो उसी टाइप से बोल सकते हैं कि कल के डेट में अगर आपको एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे मतलब कि टूल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप उसी टूल्स को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं आपका मतलब कि ये आपका एक टूल्स है जो आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आई होप आपको 8 पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए आप जब बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करिएगा ना, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे मतलब कि एम्प्लॉयी एक साथ मिलके काम करें। कोई अलग, सबको अलग-अलग अपना-अपना काम बाँट दिया जाएगा। तो सारे जब मेंबर्स एक साथ मतलब मिलके जब काम करेंगे, तो उनको लिंक अप करने के लिए उनको मतलब एक साथ चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है। तो उन सारी जगहों पे हम लोग इन सारे टूल्स को यूज़ करके अपना काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के टाइम में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे देखिए 9th पॉइंट्स में क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स। तो एक्चुअल में मतलब कि जब आप क्लाउड्स के साथ डील करिएगा, आप अपना अ, जो प्रोजेक्ट्स है उसको मतलब कि यूज़ टू डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन एक्चुअल में किसी क्लाउड पे डिप्लॉय होगा, जैसे मान चलिए कि पर्टिकुलर अमेज़न का वेबसाइट या फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है, जो एक्चुअल में पूरा क्लाउड पे चौबीसों घंटा एक्टिव है। ऐसा नहीं होगा कि 12 बजे उठ के अगर आप कोई शॉपिंग का ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे नहीं अभी मैं सो रहा हूँ, बाद में ऑर्डर करना है, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि एक्चुअल वो हर समय एक्टिव है। तो क्लाउड से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज़ काम करना हो, तो वो मतलब कि एक्चुअल में जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट का जो वेबसाइट है, वो उसके पीछे कहीं न कहीं भाषा लिखा गया है, कोडिंग लिखा गया है। वही कोड एक्चुअल में आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है।
मतलब कि आप मशीन से ही मतलब कि आप अपना ऑर्डर या तो सारा कुछ, हाँ, भले वो जो सामान मेरा आ रहा है, वो एक डिलीवरी बॉय लेके आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर से लेके जो ऑनलाइन हम लोग जो कुछ भी मतलब कि कंप्यूटर, लैपटॉप से कर रहे हैं, वो मशीन मशीन से मशीन ही कम्युनिकेट कर रहा है, और उधर से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपका प्रोग्रामिंग के द्वारा ही हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को मतलब कि डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए आपको मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे AWS हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, फिर आपका गूगल क्लाउड हो गया, फिर आपका हेरोको हो गया। तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को आपको मतलब कि एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर आपको इन फ्यूचर कभी यूज़ करना पड़ सकता है। तो आप इनके बारे में बस अभी जान के चलिए कि हाँ, इन ऐसे भी कुछ टूल्स होते हैं, जहाँ पे हमें मतलब कि रियल वर्ल्ड्स के मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इन सारे टूल्स का हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। तो आई होप मतलब कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जब आपको अपना प्रोजेक्ट्स को, अपना सॉफ्टवेयर को क्लाउड पे डिप्लॉय करना हो, वेबसाइट के तौर पे वो मतलब कि पूरा एक्टिव वे में काम करे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपको इन सारे टूल्स का यूज़ करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10th नंबर में क्या है, वो कोड का क्वालिटी एंड एनालिसिस को हमें मतलब कि जाँचना है, तो उसके लिए हमारे पास देखिए सोनार क्यूब हो गया, ESLint हो गया, तो फिर आपका पाइलिंट हो गया पाइथन के लिए, जावा में हम लोग मतलब कि चेक स्टाइल हो गया। तो इन सारे टूल्स को यूज़ करके हम लोग एक्चुअल में जो कोड का जो क्वालिटी है, उसको हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दीज़ टूल्स एनालाइज़ कोड फॉर पोटेंशियल एरर्स, फिर एडहेरेंस टू कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोड क्वालिटी मैट्रिक्स हेल्पिंग मेंटेन हाई क्वालिटी कोड्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने क्वालिटी को जब जाँच पाइएगा, तो होगा क्या कि आप अपने हाई क्वालिटी, मान चलिए कि आपको एरर या मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ अगर आपको पता चल जाएगा, तो आप हाई क्वालिटी का कोड कर पाइएगा। तो हम लोग एक्चुअल में कोड का क्वालिटी को टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में वो उसका क्या क्वालिटी है, उसमें उसका क्या पोटेंशियल है। उसको हम लोग एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो आप जब कोडिंग करिएगा, तो उस कोड का हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, उसको उस कोड का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो उन सारे चीज़ों को करने के लिए भी हमारे पास मतलब कि अलग से इन सारे टूल्स या इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग मतलब कि कोड के जो क्वालिटी है, उसको हम लोग चेक कर पाते हैं। आई होप इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक प्रोग्रामर बनना मतलब कि इतना आसान नहीं है। मतलब कि डेफ़िनेटली आपको कि इतने सारे चीज़ों का नॉलेज, इतने सारे चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा आप मतलब प्रोग्रामर आप बन पाइएगा। देखिए मतलब कि सीधी-सी बात है, मतलब आप ऐसा समझिए कि आप मान चलिए कि बीटेक फर्स्ट ईयर में या डिप्लोमा में, या तो मतलब कि एमसीए, बीसीए, मतलब किसी भी कोर्स के लिए आप जब प्रोग्रामिंग को फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट करिएगा, तो चीज़ें थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो बट डरना नहीं है, आपको मेहनत करते रहना है। आप देखिए सीधी-सी बात है कि इतना सारा चीज़ का हो सकता है कि सारा चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको ना पड़े, क्योंकि देखिए इन सारे चीज़ों को करने के लिए कोई अलग मेंबर, अलग डिपार्टमेंट हो, क्योंकि एक आदमी हर चीज़ पे परफेक्ट नहीं हो सकता। आप किसी एक चीज़ को पकड़ के आगे बढ़िए। देखिए मैंने आपको, मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने इन सारे चीज़ों को पढ़ा दिया, बट आपको मतलब कि इस चीज़ों को इतना ज़्यादा भी मतलब कि इसको हेवी तरीक़ा से नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर एक लैंग्वेज, जैसे आप सी पे अच्छा कमांड है, तो आप सी के ऊपर कोडिंग करिए, बाकी चीज़ों को कोई अदर मेंबर करेगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन जानकारी आपको मतलब कि एज़ ए प्रोग्रामर, एज़ ए कोडर, एज़ ए स्टूडेंट आपको जानकारी सारे चीज़ों का होना चाहिए। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आप काम करोगे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, तो वहाँ पे जितने भी एक-एक टीम के स्पेशलिस्ट होंगे, वो जो काम करेंगे। अगर आपका मान चलिए कमांड लैंग्वेज पे, मतलब सॉफ्टवेयर का कोडिंग लिखने पे ज़्यादा कमांड है, तो आपको वही काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कमांड मतलब कि डीबीएमएस पे है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपको डीबीएमएस नहीं आता है, आता है, बट वो काम आपको जो डीबीएमएस के जो स्पेशलिस्ट हैं, वही करेंगे। आपका जिसमें ज़्यादा कमांड है, वो आपको असाइन किया जाएगा। तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा मैं आपको रियली यही बोलना चाहूँगा कि आप टेंशन थोड़ा लीजिए, और इतने सारे चीज़ों को थोड़ा याद रखिए। और मतलब क्योंकि देखिए टेंशन जब तक नहीं लीजिएगा, टेंशन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मान चलिए कि आप जिम जाइएगा और जिम जाके बोलिएगा कि हम डंबल या मतलब कि लोड नहीं लेंगे, तो मेरा बॉडी और मसल बनेगा कैसे? तो मेरा सब पर्सनली आपसे सजेशन रहेगा कि यू हैव टू टेक लोड, आपको लोड लेना पड़ेगा, सो दैट कि आप इस सब्जेक्ट पे एक अच्छा कमांड मतलब कि बिल्डअप कर पाएँ।
तो मतलब कि इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए पढ़ाई-लिखाई तो उतना आसान नहीं है। अगर पढ़ाई-लिखाई इतना आसान होता तो हर घर से 2-2 आईएएस और 1-1 आईपीएस होता। तो इसलिए आप ऐसा समझिए कि थोड़ा-सा मतलब कि आपको इन सारे चीज़ों को बारीकी से पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करके रखना होगा सो दैट कि इंटरव्यू के टाइम में, प्लेसमेंट के टाइम में या तो कभी कोई सडनली हमें पूछे तो हमें इन सारे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐज़ ए अच्छा प्रोग्रामर अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इन सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए हमें इन सारे टूल्स के ऊपर हमें अच्छा कमांड्स क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, तब जाके हम एक अच्छा कोडिंग कर पाएँगे, एक अच्छा प्रोग्रामर बन पाएँगे या तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग एक अच्छा तरीका से मतलब प्रोग्रामिंग के द्वारा हम लोग सॉल्व कर पाएँगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर के लिए बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।